आर्थिक घोटाले बहुत बड़े बड़े हुए, मगर आर्थिक घोटाले से बड़ा घोटाला इस देश में इतिहास का घोटाला हुआ। जो सच्चा इतिहास था उसे दबा दिया गया, उसे छुपा दिया गया, और जो झूठा इतिहास था उसे थोप दिया गया। ये सबसे बड़ा घोटाला इतिहास का घोटाला हुआ। ये इतिहास के घोटाले का पर्दाफाश ये परिवर्तन यात्रा कर रही है। क्योंकि पिछड़े वर्ग को अपना इतिहास नहीं पता। जिस दिन इतिहास पता हो जाएगा उस दिन 3.5% को रास्ता भी नहीं मिलने वाला है ढूंढने से किधर जाना है। तो ये जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हम लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण तुम्हारा हजारों साल से शोषण कर रहा है। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या देखा? अंग्रेजों ने देखा ये तो सब जानवर है। अंग्रेजों के सामने बड़ी समस्या पैदा हो गई। ये इतने बड़े समाज को ब्राह्मणों ने जानवर बना दिया। तो अंग्रेजों के सामने ये समस्या पैदा हो गई। प्रशासन चलाने के लिए वो इंग्लैंड से आदमी तो नहीं ला सकते थे इतने ज्यादा। उन्होंने सोचा कि ये तो जानवर है, ये तो चलाने लायक नहीं है, और जिन्होंने इनको जानवर बना दिया ये तो महाबदमाश लोग हैं। अगर इनसे हम प्रशासन चलवाने का काम करेंगे तो ये तो हमारे प्रशासन का ही सत्यानाश कर देंगे। एक है जो चलाने लायक नहीं है, दूसरे महाबदमाश लोग हैं जो इतने बड़े समाज को जानवर बनाकर रखा है। इसलिए अंग्रेजों ने सोचा अगर इन्हीं लोगों को पढ़ा लिखा लिया जाए तो इन्हीं लोगों को पढ़ाने लिखाने से इनसे अगर प्रशासन चलवाने का काम किया जाए तो ये ईमानदारी से हमारा प्रशासन चलाने का काम करेंगे। इसकी वजह से अंग्रेजों ने इस देश में आईपीसी लागू किया और हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार बहाल किया, सभी प्रकार के अधिकार बहाल किए। इसकी वजह से ज्योतिबा फूले पढ़े, मगर ज्योतिबा फूले का इतिहास पता ही नहीं। मैं ये घोटाला क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ब्राह्मण इस बात से बहुत डरा हुआ है कि फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा जिस दिन पिछड़े वर्ग में पहुंच गई उस दिन ब्राह्मण इस देश पर राज नहीं कर सकते। ये ब्राह्मणों को पता है। इसलिए फूले के साहित्य को क्या कहा? दलित साहित्य। छत्रपति साहू महाराज के साहित्य को क्या कहा? दलित साहित्य। पेरियार रामास्वामी नायकर के साहित्य को क्या कहा? दलित साहित्य। बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को क्या कहा? दलित साहित्य। जगदेव बाबू कुशवाहा के साहित्य को क्या कहा? दलित साहित्य। ललई सिंह यादव के साहित्य को कहा दलित। अरे जो दलित नहीं थे उनके भी साहित्य को दलित घोषित कर दिया। जब दलित घोषित कर दिया तो ये पिछड़ा वर्ग है, ये पिछड़ा वर्ग कट गया। दलित का साहित्य पढ़ने की क्या जरूरत है पिछड़े वर्ग को? तो पिछड़ा वर्ग कट गया, और जब पिछड़ा वर्ग कट गया तो ब्राह्मण पिछड़े वर्ग को गुमराह करके समर्थन लेकर के राज कर रहा है। तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। दलित साहित्य के नाम पर जो पिछड़े वर्ग में जो मैसेज जाना चाहिए था, जो पिछड़े वर्ग के महापुरुषों ने जिस लड़ाई को शुरू किया था, ज्योतिबा फूले ने 1848 में शुरू किया, साहू महाराज ने चलाया। ज्योतिबा फूले दलित नहीं थे, साहू महाराज दलित नहीं थे, पेरियार रामास्वामी नायकर दलित नहीं थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी अपने को कभी दलित नहीं मानते थे, उन्होंने कभी दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया। मगर आज की तारीख में सबसे ज्यादा दलित शब्द का प्रयोग हो रहा है। ये दलित शब्द है क्या? दलित शब्द इस मूवमेंट को, जो बहुजनों का मूवमेंट है, एक्चुअली इस मूवमेंट को सीमित कर दे रहा है। और ब्राह्मणों ने ही नारा लगवाया, दलितों का नारा है, बाबा साहब हमारा है, तो ले जा भाई तुम्हारा है। पिछड़े वर्ग को तो पहले नहीं पता है, क्योंकि ब्राह्मण जब पिछड़े वर्ग के मोहल्ले में आता है, अगर कोई प्रजापति जय भीम बोल रहा है तो बोलता चमार हो गए क्या? अगर कोई प्रजापति जय भीम बोल रहा तो उसको धीरे से बोल रहा चमार हो गए हो क्या? और उधर जब शेड्यूल कास्ट के जाटों के मोहल्ले में जाएगा तो बोलेगा अरे ये पिछड़े वर्ग वाले अम्बेडकर इतने विद्वान आदमी थे तो मानते ही नहीं। उसको कहेगा ये मानते ही नहीं है, इतने विद्वान आदमी को पिछड़े वर्ग वाले नहीं मानते। और इधर कोई अगर मानने वाला मिल गया तो उसको कहेगा चमार हो गए क्या? अम्बेडकर को मानते तो चमारों के नेता थे। तो ये जो लड़ाने का काम ब्राह्मण करते हैं, ये लड़ाने का काम हम लोगों को इनका षड्यंत्र जो है इसको समझने की जरूरत है। तो ये जो फूले साहू अम्बेडकर ने मूवमेंट चलाया, इसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में गए, और इसकी वजह से आज हमारे पास अधिकार है। नहीं तो ये ब्राह्मण तो कुछ भी देने वाले नहीं थे, क्योंकि इन्होंने तो अंग्रेजों को भगाने का प्लान ही इसीलिए बनाया कि अगर अंग्रेज चले जाएंगे हमारा राज आ जाएगा, और हमारा राज आ जाएगा तो हमारे गुलाम ये बने रहे। तो आज की तारीख में पिछड़े वर्ग के लोगों का चेहरा दिखाया जाता है, पिछड़े वर्ग के मुद्दों को डाइवर्ट किया जाता। जैसे जब 16 नवंबर 92 को फैसला आया तो पिछड़े वर्ग को 52% को 27% दिया, 27% में क्रीमी लेयर लगाया। और क्रीमी लेयर का मतलब क्या है? जिसके पास दांत है उसे चने नहीं दिए जाए।
जिसके पास दांत है उसे चने नहीं मिलेंगे, मगर जिसके पास दांत नहीं है उसे चने मिलेंगे, क्योंकि वो चना खा ही नहीं सकता। तो कहा जिसकी इनकम 1 लाख है उसके बच्चे को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, जिसकी इनकम 1 लाख से कम है उसके बच्चे को रिजर्वेशन के दायरे में रखा जाएगा, मगर वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाएगा, इसलिए वो रिजर्वेशन से अपने आप आउट हो जाएगा। पिछड़े वर्ग के साथ धोखेबाजी हो गई। अगर इस धोखेबाजी को पिछड़े वर्ग के लोग समझते, सड़क पर उतरते, तो ब्राह्मणों का हिस्सा, जो ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग का हिस्सा खाया हुआ है, उसमें से अपना हिस्सा ले लेते। ब्राह्मणों ने सोचा बड़ा खतरनाक मामला है, इसलिए आडवाणी ने रथ यात्रा निकाला, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। पिछड़े वर्ग के लोग सारे आडवाणी की यात्रा में शामिल हो गए और आडवाणी की यात्रा में शामिल हो गए। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिरा दिया। अब ये भी तारीख भी कितनी साजिश से चुना। अब जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिर जाएगी तो ओबीसी के लोग जो अपने को हिंदू मानते हैं, ब्राह्मण, उनको मिलकर शौर्य दिवस मनाएंगे, और जो मुसलमान लोग हैं वो शहादत दिवस मनाएंगे, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाएंगे। तो अम्बेडकर ना तो मुसलमानों में जाएंगे, अम्बेडकर ना तो ओबीसी में जाएंगे, और ये मामला सारा सत्यानाश का चलता रहेगा। तो ये अम्बेडकर ओबीसी में ना जाए, इसलिए 6 दिसंबर की तारीख रखी गई। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दिया। फिर और उसमें जितने नेता थे, विनय कटियार कौन थे? ओबीसी के। कल्याण सिंह कौन थे? ओबीसी के। उमा भारती कौन थी? ओबीसी के। परवीर तोगड़िया कौन थे? ओबीसी के। इन सारे नेताओं से गिरवाया। आज इनके क्या हालात है, थोड़ा नजर उठाकर देखो। जब गिराना था मस्जिद तब तो ये बड़े हीरो थे। आज जब सरकार बनने का समय आया, भाई रोल तो इनका ज्यादा था, प्रधानमंत्री इन्हें बना, ये तो गायब हो गए, इनका तो कहीं पता ही नहीं चल रहा कहां गए। तो ये पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल करो और फेंक दो, ये ब्राह्मणों की नीति है। 2011 का समय आया, पिछड़े वर्ग की गिनती का मुद्दा उठा, देश की पार्लियामेंट बंद हो गई। पिछड़े वर्ग के नेताओं ने कहा जानवरों की करते हो गिनती, हमारी नहीं करते, बंद कर दिया। कांग्रेस भी चिंता में पड़ गई, बीजेपी भी चिंता में पड़ गई, क्या किया जाए। तो अन्ना हजारे नाम के एक आदमी को लाया और दिल्ली में पटक दिया और प्रचार किया अखबार टीवी वालों ने, या तो अन्ना हजारे या तो हरिश्चंद्र धरती पर ईमानदार पैदा हुआ था, या तो हरिश्चंद्र के बाद पहला ईमानदार आदमी धरती पर आया है वो अन्ना हजारे। तो हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उन्होंने कहा बेचारा अन्ना हजारे। हम लोगों ने 1 सितंबर 2011 को दिल्ली में रैली रखी थी जाति आधारित गिनती के लिए। तो जब हम पिछड़े वर्ग के लोगों को कह रहे थे चलो दिल्ली, पिछड़े वर्ग के लोग कहते थे अरे वो बेचारा अन्ना हजारे, हरिश्चंद्र के बाद तो कोई ईमानदार आदमी मिला हुआ है पहली बार में, वो कह रहा है कि अगर जन लोकपाल नहीं आएगा तो मर जाएगा, उसके जान बचाना बहुत जरूरी है विकास जी। तो हमने उस समय पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा भाई ये जिस दिन तुम्हारी गिनती का मुद्दा दब गया तो ये अन्ना हजारे अखबार के पन्ने से गायब हो जाएगा, और अभी पता नहीं चल रहा किधर, नहीं पता चल। तो उसको तो चले जाना चाहिए था भाई, मगर तो अभी तो धरती पर ही है। तो ये हमारे मुद्दे को बार बार डाइवर्ट किया जाता है। फिर जब इन लोगों को पता चला पिछड़ा थोड़ा थोड़ा जाग रहा है तो उन्होंने सोचा जो एक्चुअल में इन्हें जगा रहे हैं, अगर उनके पीछे पिछड़ा चला गया तो ब्राह्मणों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जिसकी जाति पिछड़े वर्ग में नहीं थी उसको पिछड़े वर्ग में शामिल किया, और पूरे देश के अखबार टीवी चैनल वालों ने प्रचार किया ये नरेंद्र मोदी जो है ये पिछड़े वर्ग का आदमी है, नीच जाति का आदमी है, फिर चाय बेचने वाला आदमी है। टीवी वाले कार्टून बनाकर दिखाते थे मोदी केतली लेकर दौड़ रहा है स्टेशन पे। और फिर ब्राह्मणों ने क्या प्रचार किया, पिछड़े वर्ग के लोग जाहिर जवाब तो है ही, कहा ये कोई साधारण आदमी थोड़ी है, अवतरित अवतार पुरुष है। तो हमारे लोगों ने सोचा अवतार पुरुष से जरूर इसका साथ देना चाहिए, नहीं साला जाने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी, ऊपर वहां भी जवाब सवाल होगा, तो अवतार पुरुष को जरूर मदद करनी चाहिए। तो हमारे लोगों ने मदद किया। हमारे घरों की महिलाओं ने टीवी देख देख कर इतना प्रभावित हो गई कि अगर पुरुष मना भी कर रहे थे मोदी को वोट मत दो, तो महिलाएं जो है चुपके से जाकर मोदी को वोट देकर आ गई, और फिर मोदी प्रधानमंत्री बन गए। फिर मोदी जी टीवी पर आए एक दिन, और भाइयों बहनों जैसी उनकी स्टाइल है कहा, और कहने के बाद नोटबंदी कर दिया।
अब जो हमारे घरों की महिलाएं आटे के कनस्टर में, चावल के कनस्टर में, पुराने बक्से में जो पैसा बचा बचा के रखा था, वो सारा पैसा नरेंद्र मोदी लेकर चला गया। कुछ को तो हार्ट अटैक हो गया, मर गई, और कुछ बची हुई है तो अभी भी अगर जाओ रिश्तेदारी में तो यही कहती, भैया वो बदलने के लिए दिया था, मेरा इतना पैसा तो वापस नहीं आया, वो चला गया। तो ये जो है महिलाओं के साथ धोखा किया। नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, मगर जब इंटरव्यू हुआ प्रधानमंत्री बनने के बाद में तो कहा पकौड़े बेचना भी रोजगार है। तो मैं तो नौजवानों को बधाई देना चाहता हूं, वो चाय बेचता था तो प्रधानमंत्री बन गया, तुम पकौड़े बेचो तो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाओगे। वो चाय बेचता था, भारत का प्रधानमंत्री बन गया, अगर तुम पकौड़े बेचोगे तुम अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाओगे। तो नरेंद्र मोदी ने नौजवानों के साथ धोखा किया। नारा लगाया था, बहुत हुआ किसानों पर वार, अब की बार मोदी सरकार। तमिलनाडु से किसान दिल्ली आए, और जब तमिलनाडु से किसान दिल्ली आए तो किसानों ने नग्न होकर प्रदर्शन किया, क्योंकि मोदी सुन ही नहीं रहे थे। फिर मोदी नहीं सुने तो किसानों ने अपना मूत्र पिया, मूत्र पीने के लिए विवश हो गए, मगर मोदी सुने ही नहीं, और कहा था किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की एक महिला को तैयार किया और उससे कहवाया कि हमारी आय 2 गुनी हो गई है। एबीपी न्यूज वाले पहुंच गए और जब उसको पूछा तो कहा, ऐसा तो हमको तैयार किया गया था कहने के लिए, हमारी आय 2 गुनी नहीं हुई है, ऐसा तैयार किया गया था हमको कहने के लिए। किसानों के साथ धोखा किया, पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों को लड़ाया, कहा भाई ले गए सब यादव ले गए सब, आ जाओ हमारे साथ में। तो सारे लोग यादव को छोड़कर सारी बिरादरी जो पिछड़े वर्ग की थी वो चली गई मोदी के साथ में। बोला भाई यादव ले गए तो यादव ले गए तो हम जाते हैं, और शेड्यूल कास्ट में कहा जाटो ले गए, बाकी सब आ जाओ हमारे पीछे। तो ये दोनों चले गए, ओबीसी में यादव को छोड़कर और शेड्यूल कास्ट में जाटों के विरोध में अभियान चलाया। मगर 4 साल नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को हो गया, कम से कम बैकलॉग निकाल देता ओबीसी और एससी का, और जिन लोगों का समर्थन लेकर गया कम से कम उन लोगों को भर देता, तो भी माना जाता कि न्याय कर रहा है, मगर किया ही नहीं। पिछड़े वर्ग के विरोध में 4 बड़े फैसले नरेंद्र मोदी ने लिए। पहला बड़ा फैसला कि जैसे कांग्रेस पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं करती थी, नरेंद्र मोदी ने भी पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं किया। जानवरों की गिनती का आर्डर दिया, मेरे पास पेपर कटे हैं, मगर ओबीसी की गिनती का आर्डर नहीं दिया। दूसरा बड़ा फैसला, जो 314 बच्चे पिछड़े वर्ग के सिविल सर्विस पास किए थे, उनकी ट्रेनिंग भी हो गई थी, उनको क्रिमिनल के नाम पर निकालकर बाहर कर दिया। उसमें से हमारे अंबेडकर नगर के भी बच्चे। दूसरा बड़ा फैसला। तीसरा बड़ा फैसला, जो पिछड़े वर्ग के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी वो स्कॉलरशिप बंद कर दिया, तीसरा बड़ा फैसला। और चौथा बड़ा फैसला, जैसे कांग्रेस पिछड़े वर्ग को बजट में एक नया पैसा नहीं देती थी, वैसे बीजेपी ने भी पिछड़े वर्ग के विकास के लिए पैसा नहीं दिया। पिछड़े वर्ग का जो आयोग था उसे रद्द कर दिया, फिर कहा, पहले रद्द किया, फिर कहा हमने कानूनी मान्यता दे दिया। पहले जो था उसे रद्द किया, फिर कहा कानूनी मान्यता, संवैधानिक मान्यता दे दिया। एससी एसटी के आयोग को इतना दिन से संवैधानिक मान्यता है, ये तो मोच भी नहीं रख पा रहे हैं। तो अगर ओबीसी के आयोग को संवैधानिक मान्यता दे दिया तो इससे ओबीसी का कौन सा भला हो जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है, मगर ये पिछड़े वर्ग के विरोध में फैसले क्यों ले रहा। क्योंकि अगर आप महामूर्ख आदमी ढूंढ लो, गधे से महागधा आदमी, और उसके हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ाओ, बोलो अपने पैर पे मारो, मारेगा? बोलेगा भाई साहब मैं महामूर्ख जरूर हूं, या मैं मानता हूं, मगर इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं, मैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लूंगा। मगर ये नरेंद्र मोदी पिछड़ा होकर पिछड़े के पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है? तो इसका कारण ये है, नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, मुखौटा है। ये मुख नहीं है, मुखौटा है। आरएसएस के ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगा लिया है, हमें नरेंद्र मोदी दिख रहा है, मगर एक्चुअल में सारे फैसले आरएसएस के ब्राह्मण ले रहे हैं। आरएसएस के ब्राह्मण रिमोट कंट्रोल से नरेंद्र मोदी को चला रहे। हम लोग जब छोटे छोटे थे, कठपुतली की नाच होती थी, तो कठपुतली की नाच पुराने लोग देखे होंगे, नए लोग नहीं देखे होंगे, बहुत पहले होती थी। तो कठपुतली नाचते हुए दिखाई देती थी, उसे नचाने वाले दिखाई नहीं देते थे। वैसे नरेंद्र मोदी नाचता हुआ दिखाई देता है, मगर नचाने वाले जो संघ के ब्राह्मण हैं वो दिखाई ही नहीं देते। 2017 का चुनाव आया,
2017 के चुनाव में केशव मौर्य को हाईलाइट किया और कहा अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो बीजेपी चुनाव जीतेगी तो केशव मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पिछड़ों ने सोचा भाई गोल्डन चांस है, प्रधानमंत्री तो अपना बना ही लिया, अभी मुख्यमंत्री बनाने का मौका है, गोल्डन चांस से बना लेते हैं। तो पिछड़ों ने वोट दे दिया और बीजेपी जीत गई। जिसका नाम ही नहीं था मुख्यमंत्री की दौड़ में योगी आदित्यनाथ का, उसको लाया उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया और केशव मौर्य को उप बनाकर चुप कर दिया। उप बनाकर चुप कर दिया और योगी ने इतने सांड छोड़ दिए पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं 34वां दिन, ये 34वां दिन है आज, हर जिले में जाता हूं तो लोग यही कह रहे हैं कि योगी के सांडों से कोई मुक्ति दिलाओ, इसका कोई रास्ता बताओ, ये तो हमारी फसल को बढ़ने ही नहीं दे रहे। जैसे थोड़ा ऊपर आती है जमीन से योगी के सांड इसको खा ले रहे। तो ये किसानों की फसल, किसानों को मारने का एक नया तरीका है। और योगी का इंटरव्यू हुआ तो ये मोदी का भी बाप निकल गया। मोदी तो नौजवानों को कहा पकोड़े बेचो, योगी ने कहा उत्तर प्रदेश में कोई लायक नौजवान ही नहीं है जिसे रोजगार दिया जा सके, तो उनका भी बाप निकल गया। तो इसलिए परिवर्तन यात्रा में एक संदेश मैं ये भी दे रहा हूं कि नौजवानों को और हम लोगों को, सभी लोगों को, जो प्रधानमंत्री हमको पकौड़े बेचने के लिए कहता है 19 के चुनाव में उसे पकौड़े बेचने लायक बनाना होगा। और जो मुख्यमंत्री हमें नालायक कहता है तो आने वाले चुनाव में वो नालायक है ये हमें घोषित करके दिखाना होगा।